Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. अभी तक हमने प्योरली कैपेसिटर, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में स्टडी किया था और हमने ये भी देखा था कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करती है वोल्टेज से π/2 और करंट को हम हमेशा इधर बनाएंगे। तो प्योरली कैपेसिटिव में वोल्टेज π/2 से लैग करता है प्योरली कैपेसिटिव में, ठीक है। और प्योरली इंडक्टिव में वोल्टेज लीड करता है, ओके। ये करंट I और इधर वोल्टेज एंड दिस एंगल इज π/2। और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों सेम फेज में रहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। अब आज हम कुछ रियल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल सर्किट में ऐसा सर्किट नहीं होगा जिसमें केवल प्योरली कैपेसिटर हो। रेजिस्टेंस जरूरी है रियल सर्किट में, क्योंकि ऐसा कोई वायर नहीं होता जिसका कुछ रेजिस्टेंस ना हो। So today we will discuss about real circuit. रियल सर्किट दो हैं, एक तो आरसी सर्किट है और एक एलआर सर्किट है, और दोनों एसी के अंदर है, ठीक है ना। डीसी के अंदर हमने एलआर और आरसी दोनों पढ़ रखे हैं। अब एसी में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से करंट और वोल्टेज वेरी करेंगे या फिर क्या उनके बीच में फेज डिफरेंस वगैरह रहेगा, लाइक दैट। तो सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस आरसी सर्किट। बहुत इजी है एसी, अगर आपने एक बार एसएचएम समझ लिया इसका तो आराम से समझ में आ जाएगा। और अब मजा आएगा फेजर में, ओके। सो एक रियल सर्किट, वन रेजिस्टेंस, वन कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पर कैपेसिटेंस का आपको कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी दिया हुआ है, और इसके साथ ही एक एसी सोर्स दिया हुआ है आपको। अब हमको ईएमएफ या फिर वोल्टेज और करंट में रिलेशन निकालना है। तो मैं इसमें मान लेता हूं कि किसी भी टाइम टी पे करंट जो है वो ये है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी। अब मुझे टाइम टी पे ईएमएफ चाहिए, ठीक है। तो ईएमएफ एट टाइम टी, ये मुझे फाइंड करना है। तो मान लेते हैं ईएमएफ ई है, ठीक है। अब इसमें हम यूज करते हैं केवीएल इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज ई और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेट से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 और इसके अक्रॉस वोल्टेज गेन E। सो E माइनस V1 ड्रॉप हो रहा है माइनस V2 इक्वल टू 0। सो नेट E किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट V1 एंड V2। अब V1, अब रेजिस्टेंस R में करंट ये फ्लो हो रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो करंट टाइम का फंक्शन है तो पोटेंशियल भी आपको टाइम का फंक्शन निकालना पड़ेगा। सो ये रजिस्टर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 विल बी आई इंटू आर, है ना, क्योंकि फेज डिफरेंस तो कुछ होता नहीं है इसमें। रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता करंट और वोल्टेज के बीच में, और सिंपल आई आर हो जाएगा। आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आर। सो दिस इज V1। तो V1 रख दिया हमने, आई नॉट आर साइन
ओमेगा टी, ठीक है, प्लस अब V2, अब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे हमने कहा था कि कैपेसिटर में करंट जो है वो वोल्टेज से π/2 आगे रहती है, मतलब वोल्टेज π/2 करंट से पीछे रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? V2 की मैक्सिमम वैल्यू इज करंट की मैक्सिमम वैल्यू इनटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये रजिस्टर की तरह है XC। तो V2 विल बी, मैक्सिमम वैल्यू पहले लिखेंगे I0 इंटू XC, उसके बाद साइन, अब वोल्टेज जो है वो करंट के फेज से π/2 पीछे रहता है। करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस π/2, ये रहेगा वोल्टेज किसी टाइम टी पे। ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीनों में, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर में आपको यही चीज देखनी है, एक तो मैक्सिमम वैल्यू और एक फेज। मैक्सिमम वैल्यू आप ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR या फिर I इक्वल टू V/R, ठीक है। V उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और फेज के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सर्किट में मतलब कैपेसिटर है तो वोल्टेज पीछे रहेगा, इंडक्टर है तो वोल्टेज आगे रहेगा, ठीक है। अब जो EMF आया उसमें दो कंपोनेंट आए, एक ये और एक ये दोनों ही SHM है। दिस इज SHM1 एंड दिस इज SHM2। और आप दो SHM को जोड़ना बहुत आसानी से जानते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो हम दोनों का क्या करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं हम दोनों का? फेजर डायग्राम बनाते हैं और उसमें ऐड करते हैं, और इनके जो एम्पलीट्यूड है इनको मान लेते हैं वेक्टर, ठीक है। एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लेते हैं, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा होता है? जो आपका फेज डिफरेंस होता है। ऐसे ही जोड़ते हैं हम। तो चलिए अब ई नेट हम निकालने की कोशिश करते हैं। सो ई नेट निकालते हैं। दो SHM है, एक का एम्पलीट्यूड है I0R और एक का एम्पलीट्यूड है I0 XC, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका फेज ऑफ करंट। हमेशा एक एरो बना लो जो हो करंट का फेज, तो फेज ऑफ करंट यानी ओमेगा टी। अब फेज ऑफ करंट, इस फेज में कौन सा एम्पलीट्यूड आएगा, मतलब एम्पलीट्यूड का वेक्टर मानोगे तो उस वेक्टर का कुछ फेज होगा। जैसे ये I0R है, I0R का फेज क्या? ओमेगा टी। ओमेगा टी किसका फेज था? करंट का फेज। तो इधर आपका कौन सा वेक्टर आएगा? I0R। दिस इज I0R। आप चाहे तो एक ही एरो बनाओ, दो बनाने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। I0R जो है वो आपका करंट के फेज की डायरेक्शन में ही आएगा। सो दिस इज EMF का मैक्सिमम वैल्यू I0R एम्पलीट्यूड। दूसरा एम्पलीट्यूड है I0 XC, तो इसको वेक्टर लेंगे और वो उसका फेज जो है वो ओमेगा टी से π/2 पीछे है। तो I0 XC किधर है? यहाँ पे I0 XC, ओके। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर। तो ये होगा आपका E0, मतलब जो आप E नेट लिखोगे, E नेट में एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो इधर मिलेगी आपको। कितनी होगी वो? तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? I0 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओके। और अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू इधर आ गई, या फिर यूं समझो कि SHM का नेट एम्पलीट्यूड आ गया। अब SHM का फेज क्या होगा? तो ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया है उसका फेज किधर है? करंट के फेज से कुछ एंगल पीछे। सपोज दिस एंगल इज फाई, ठीक है। करंट के फेज से फाई पीछे है। तो अब मैं ई नेट क्या लिखूंगा? ई नेट आई विल राइट E0
साइन फेज ऑफ करंट minus phi. So E naught will be E naught is I naught R square plus XC का square and sin phase of current is omega t minus phi. अब phi कितना है तो phi आप आराम से लिख सकते हैं, ये वेक्टर आपको पता है, तो phi हो जाएगा tan इनवर्स XC बाई R. ठीक है, तो अब ये नेट वोल्टेज रहेगा. अगर आरसी सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो होगा आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर का रूट इंटू साइन, और उसका फेज जो होगा करंट के फेज से tan इनवर्स एक्सी बाई आर पीछे होगा. क्लियर है चीजें? अब फेज की हमने बात कर ली, यहाँ पर फेजर डायग्राम में अच्छे से समझ में आ गया आपको. अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है ई नॉट, है ना. तो ई नॉट किसके बराबर है? आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर, ये होता है V, यहाँ पर ई नॉट हो गया. मैक्सिमम वैल्यू के लिए कर रहा हूँ मैं ओम्स लॉ. आई यहाँ पर आई नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और रेजिस्टेंस की जगह क्या आ गया? ये. और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट ओम होगी. तो ये जो है आरसी सर्किट के लिए आर स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड इम्पिडेंस. एक ही बात है, आप इसको रिएक्टेंस भी कह सकते हैं, रिएक्टेंस ऑफ आरसी सर्किट, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पर एक अब सबके लिए कॉमन वर्ड यूज कर लिया गया विच इज नोन एज इम्पिडेंस. ठीक है, इम्पिडेंस, और इसको डिनोट किया जाता है Z से. ठीक है, तो अब आपको आरसी सर्किट में, और इसकी यूनिट क्या है? ओम, और एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी. ठीक है, आरसी सर्किट में अगर आपको मैक्सिमम करंट निकालनी है, आई नोट निकालना है, तो आप क्या करो? ई नोट अपॉन जेड वी बाई आर. ठीक है, या फिर आपको मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है ई नोट, तो आप क्या करो? आई नोट इंटू जेड, और जेड आप निकाल लो. जेड कैसे निकलेगा? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर. और ये तो होगी मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद साइन, और यहाँ पर वोल्टेज रहेगा और यहाँ करंट रहेगा. तो इतना फेज डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में. ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करते हैं. एक सर्किट है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4 ओम, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC दिया हुआ है आपको 3 ओम, और यहाँ पर वोल्टेज आपको दिया हुआ है E इक्वल टू 10 साइन ओमेगा t प्लस 30 डिग्री. आपको निकालना है टाइम t. स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्व करें इसको. तो आपको करंट एट टाइम t निकालना है, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो मैक्सिमम वैल्यू और दूसरी आपकी फेज. मैक्स वैल्यू एंड टाइम t के लिए. और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसकी? करंट हो जाएगा I इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट अपॉन जेड. तो यहाँ पर जेड कितना होगा? जेड होगा आर स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट विच इज 5 ओम. तो आई नॉट विल बी 10/5 बोले तो 2 एम्पियर. मिल गया? क्लियर है? अब फेज देखते हैं. तो ये तो होता है आपका करंट का फेज, और या फिर इधर आपका क्या रहता है? आई नॉट इंटू आर, है ना. आई नॉट इंटू आर. आर कितना? चलो आर रख दो,
और इधर हो जाता है आपका कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फेज, जो कि करंट से π/2 पीछे रहता है कैपेसिटर में। तो ये हो गया I नॉट XC, और रिजल्टेंट EMF इधर आता है, रिजल्टेंट वोल्टेज इधर आता है। अब आप देखो, दिस इज फेज ऑफ करंट, ठीक है। और अगर मैं ये एंगल निकालूं, दिस एंगल फाई, देन फाई विल बी tan इनवर्स XC/R, और XC आपको 3 दिया हुआ है, सो tan फाई इज 3/4 एंड दिस इज 37 डिग्री, ठीक है। 3/4 साइन 37 डिग्री। तो अब ये आपका ई नॉट है, मतलब इधर आपका EMF का फेज इस डायरेक्शन में होगा, और EMF का फेज हमको पता है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है, मतलब ये फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। तो करंट का फेज तो हमको निकालना है ना अभी, तो करंट का फेज EMF के फेज से ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, 37 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। सो इसका फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 37 डिग्री। तो अब आई एट टाइम टी अगर लिखना है तो आई नॉट इज 2 साइन, और बाद में आप फेज लिख दो, फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37 डिग्री। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप टाइम टी पे करंट निकाल सकते हैं। अब आप इसमें आरएमएस करंट भी निकाल सकते हैं 2/√2, आरएमएस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं 10/√2, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम V1 कितना होगा, तो करंट आपको टाइम टी में पता है, इसको R से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। V2 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हाँ इसमें थोड़ा सा लोचा है, क्या लोचा है, V2 विल बी I नॉट XC, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन, और आपको पता है कैपेसिटर में वोल्टेज करंट से π/2 पीछे रहता है, तो करंट का फेज ये रहा, ओमेगा टी प्लस ये हो गया 67, उससे 90 डिग्री पीछे -90, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है। तो ऐसे आप एक रियल सर्किट को डील कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब दूसरे सर्किट में आते हैं, LR सर्किट, वो भी रियल सर्किट है, सेम ऐसे ही डील करना है उसको भी, LR सर्किट, ठीक है। तो LR सर्किट में क्या होगा, एक तो रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस और एक AC सोर्स, तो इसका रेजिस्टेंस R है और इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है। XL अगर नहीं दिया हो तो XL आप निकाल लेना ओमेगा L से, और XC नहीं दिया हुआ हो तो 1/ओमेगा C से आराम से निकल जाता है, ठीक है। अब इसमें भी मान लेते हैं कि टाइम t पे करंट आपको दिया हुआ है I = I नॉट साइन ओमेगा टी, और टाइम t पे आपको निकालना है वोल्टेज कि भाई इस AC का वोल्टेज EMF E कितना है। तो वही बात मैं लगाऊंगा KVL इस डायरेक्शन में,
तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ पर V2. सो E and minus V1 minus V2 equal to 0. सो E रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? तो रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू आई नोट आर और कोई फेज डिफरेंस नहीं होता. तो जो करंट का फेज है वही वोल्टेज का फेज होता है. माइनस इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी आई नॉट एक्सएल और साइन इंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट से π/2 आगे होता है. तो ओमेगा टी प्लस π/2 दोनों चीजें देखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू और फेज. सो यहाँ पर ई नेट मिल गया आपको आई नॉट आर साइन ओमेगा टी एंड प्लस आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस π/2. क्लियर है? अब यहाँ पर फिर से दो SHM जोड़ रहे हैं. दोनों SHM को जोड़ देते हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान लेते हैं. तो सबसे पहले आप एक डायरेक्शन ले लो जो फेज ऑफ करंट हो. सपोज दिस डायरेक्शन इज फेज ऑफ करंट. ओके. उसके बाद सब आई नोट आर का फेज क्या है? ओमेगा टी, मतलब जो करंट का फेज है. तो यहाँ पर इधर वेक्टर आ जाएगा, एम्पलीट्यूड वेक्टर इज आई नोट आर. ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई नोट आर. और उसके बाद आई नोट एक्सएल वो आपके करंट के फेज से π/2 आगे है. तो इधर आ जाएगा आई नोट एक्सएल. ओके. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज विल बी इन दिस डायरेक्शन. और वो कितना होगा? ई नॉट विल बी आई नॉट रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर. और अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट ई नॉट होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा SHM का, वो करंट के फेज से फाई एंगल आगे रहेगा. और फाई कितना होगा? फाई विल बी tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर. ओके. सो अब मैं ई नेट लिख रहा हूँ. ई नेट क्या हो जाएगा? ई नॉट इज आई नॉट इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इंटू साइन, उसके बाद फेज ऑफ करंट से फाई आगे. ओके. तो यहाँ पर फेज ऑफ करंट क्यों जरूरी नहीं हमेशा ओमेगा टी ही हो फेज ऑफ करंट. ठीक है ना? ओमेगा टी प्लस 30 भी हो सकता है. तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस फाई करेंगे. लेकिन यहाँ पर अभी ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस फाई इज tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर. ठीक है. और अगर इसको अच्छे से लिखें तो ई नेट विल बी आई नॉट इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा जेड इम्पिडेंस साइन फेज ऑफ करंट प्लस tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर. जेड का इम्पिडेंस है, इसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर यूनिट ओम. बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है. इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. Let's say there is a circuit contains resistance 4 ohm or inductance XL दिया हुआ है 3 ohm और इसमें वोल्टेज आपको E दिया हुआ है 20 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री. तो किसी टाइम टी पे आप करंट बताओ. तो टाइम टी पे करंट आप स्क्रीन पॉज करें, निकालें. दो चीज़ें होगी, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन जेड
और z यहाँ पर है 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, सो आई नॉट इज 20/5 इज 4 एम्पियर। और अब चलते हैं फेज पे, है ना। तो यहाँ पर तो हम हमेशा करंट का फेज लेते हैं, तो करंट की फेज की डायरेक्शन में पोटेंशियल किसका रहेगा, इसका, रजिस्टर का। तो इधर आई नॉट आर, है ना। और उसके बाद इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपका करंट के फेज से ज़्यादा होता है, 5/2। इधर हो गया आई नॉट एक्सएल, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इधर आता है। तो ये है फेज ऑफ करंट और दिस इज फेज ऑफ वोल्टेज, पूरे सर्किट का फेज ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पर हमें करंट का फेज चाहिए, तो वो वोल्टेज के फेज से इतना पीछे होगा फाई, और वोल्टेज का फेज क्या है, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। मतलब ये फाई क्या है, ये एक्सएल है, ये आर है। आई नोट कैंसिल हो जाएंगे, सो मैं लिख नहीं रहा था। सो फाई इज tan inverse XL is 3 and R is 4, so this is 37 डिग्री। सो जो करंट है उसका फेज वोल्टेज के फेज से 37 पीछे है। सो अब आई नेट लिखेंगे, आई नेट विल बी आई नॉट इज 4 साइन एंड फेज ऑफ वोल्टेज। इसका करंट का फेज लिखना है, तो वो फेज ऑफ वोल्टेज से 37 पीछे, और वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस 60, उसमें से 37 पीछे। ये लो, ये आ गया टाइम टी पे करंट। अब टाइम टी पे करंट मिल गया, अब आप वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आई आर, नो फेज डिफरेंस। तो 4 × 4 16 साइन ओमेगा टी 6 + 60 - 37, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट से π/2 आ गया होगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं 4 × 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 - 37 प्लस π/2। तो ये दोनों रियल सर्किट थे। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे रियल सर्किट। अब एक भयानक सा रियल सर्किट आएगा, आरएलसी सर्किट, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं। क्वेश्चन है, इफ वी अप्लाई a 10-volt DC supply in a LR circuit, then we get 5 ampere maximum current. Now if we supply an AC supply, AC current, then we get 3 ampere current. Okay, then find
इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। तो ये आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको इंडक्टर का इंडक्टेंस फाइंड करना है। हम कल यहीं से शुरू करेंगे। उसके बाद अब आपके एसी में चौक कॉइल, एलसीआर सर्किट और एलसी ऑक्सीलेशन, 3 चीज़ें बची है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन आप सभी सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इट्स कंपलसरी। सो थैंक यू, बाय बाय।